आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी भाषा और साहित्य, यानी कि आपकी हिंदी क जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, हिंदी क आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य। इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे इकाई 1 पर। इकाई 1 हिंदी भाषा, यानी कि जो उसका शीर्षक है वो आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदी भाषा की कि आखिर हिंदी भाषा हमारे लिए इतनी उपयोगी क्यों है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो समय है वो हमारी मिश्रित भाषा है और इसमें ज़्यादातर हम जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम अपने संप्रेषण के लिए जब एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं या अपनी भावनाओं को एक दूसरे को व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो उस समय हमें अपनी भाषा, मातृभाषा या जिस भाषा में भी आप बात कर रहे हो, उसका हमें सहारा लेना पड़ता है, उसको उसका प्रयोग करना पड़ता है। और हिंदी, जैसे हम भारतीय हैं, हिंदी भाषी हैं, तो हमें हिंदी भाषा के बारे में ज़्यादा जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी में जब भी हम बात करते हैं तो दूसरे से संपर्क स्थापित करते हुए, संप्रेषण करते हुए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के सम्मुख जब हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति देते हैं, तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आखिर हिंदी हमारे लिए इतनी उपयोगी क्यों है? क्योंकि हम हिंदी से ही अपने सारे कार्य करते हैं, ज़्यादातर। जो भी हम अपनी इस्तेमाल में लाए गए या फिर हमारे उपयोग में लाई गई जो वस्तुएँ हैं, हम उनका जो उपयोग करते हैं, वो हिंदी भाषा के माध्यम से करते हैं। उन्हीं के साथ जब हम बात करते हैं कि हिंदी का उद्भव आखिर हुआ कैसे? हिंदी हमारे बोलने तक हम उसको समझें कैसे, हमें हमारे पठन में कैसे आई? तो इन सब चीज़ों से पहले जो हम शुरुआत में बात करते हैं कि आखिर आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास कब से माना जाता है और कैसे हम आज हमारे सामने हिंदी एक भाषा, मातृभाषा या फिर संपर्क भाषा के संप्रेषण भाषा के रूप में हम उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं या हम अपनी भाषा भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि संस्कृत भाषा जो सबसे प्राचीनतम भाषा भारतीय भाषाओं में से मानी जाती है, संस्कृत भाषा है जिस जिसको हम 1500 ईसा पूर्व यानी बीसी, आपने देखा होगा कि ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह पूर्व, लेकिन हम यहाँ पर बीसी भी कह सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए मैंने यहाँ पर शो भी किया हुआ है, यहाँ पे जो हमारी पीपीटी है यहाँ पर। इसमें देखिए मैंने ईसा पूर्व भी लिखा है और बीसी भी लिखा है, आप समझ जाना। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, यानी कि सबसे प्राचीनतम भाषा जो हमारे ठहरती है, संस्कृत ठहरती है। संस्कृत के माध्यम से हम उस समय प्राचीन काल में हम अपने सभी कार्य लगभग करते थे। संस्कृत में भी 2 रूप वहाँ पर उस समय ज़्यादा प्रचलित थे। पहला एक वैदिक संस्कृत था और दूसरा लौकिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत। इस क्लासिकल संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में जो हमारे वेद आदि लिखे गए हैं, उनको हम वैदिक संस्कृत के अंतर्गत मानते हैं। और जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत में हम उन लेखनी को मानते हैं जो हमारे सम्मुख आज ज़्यादातर प्रस्तुत हैं। जैसे वाल्मीकि, आचार्य वाल्मीकि की रामायण या भाग के द्वारा लिखी गई महाभारत, ऐसे ही व्यास के द्वारा लिखी गई महाभारत। तो ये बहुत सारी जितनी भी उस समय लौकिक संस्कृत में लिखी हुई जितनी भी कृतियाँ थी, रचनाएं थी, वो हमें लौकिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत के माध्यम से प्रस्तुत होती है। इस संस्कृत काल के अंत तक, यानी कि जब संस्कृत का कहीं न कहीं लोप हो रहा था, एक समय ऐसा भी आता है जब एक समय परिवर्तित होता रहता है और परिवर्तित होते के साथ ही हमारे आचार-विचार, हमारा देश विदेश, हमारे रहन-सहन और हमारी कहीं न कहीं
बातों का और आचार विचारों में बहुत परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन के आधार पर ही बहुत से शब्दों का भी परिवर्तन अनायास ही हो जाता है। इस कारण हमारी भाषा में भी बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं। कहीं शब्दों का बदलाव होता है, कहीं उच्चारण का बदलाव होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम उन्हीं के माध्यम से अपनी भाषाओं में भी परिवर्तन देखते रहते हैं। किंतु क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से जो क्षेत्रीय भाषाएँ थी उस समय, वो 3 भाषाएँ उस समय प्रचलन में थी, जिन्हें हम पश्चिमोत्तर, मध्य देशी तथा पूर्वी नाम से जानते हैं। इनमें जब हम देखते हैं कि संस्कृत की जो जब हम बात करते हैं, तो संस्कृत हमें 1500 से 500 ईसा पूर्व के आसपास हमें मिलती है। जब हम बात करते हैं कि 1500 ईसा पूर्व और 500 ईसा पूर्व के आसपास हमें दिखाई देती है। इसी के पश्चात जब हम संस्कृत काल के अंत तक आते हैं, तो संस्कृत काल के अंत में परिवर्तन के साथ हमें दूसरी भाषा प्राप्त होती है। इसका इसको हम पाली भाषा कहते हैं। यहाँ पर मैंने जो पीपीटी ये बनाई है आपके लिए, पाली भाषा। पाली भाषा जब हम बात करते हैं, उसके जो समय सीमा है, वो हम कह सकते हैं कि 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक हम पाली भाषा को मान सकते हैं, जिसमें हमें बहुत सारी बौद्ध साहित्य जो त्रिपिटक हम कहते हैं, त्रिपिटक हमें मान के चलते देखते हैं, तो त्रिपिटक पाली भाषा में मिलता है। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या अब 3 से बढ़कर जो परिवर्तन हो रहा था, उनके बाद में 4 हो चुकी है। जैसे पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिण। इन 4 में बहुत परिवर्तन आया, और क्योंकि लगभग यहाँ पर 1000 वर्ष का एक या 1000 वर्ष का यहाँ पर समय हमें देखने को मिलता है, जिससे हमें यहाँ पर परिवर्तन मिलता है। अब इसके बाद में जब भाषा की बात करते हैं हम, तो परिवर्तन होता है। परिवर्तन के साथ में पाली के बाद में प्राकृत भाषा परिवर्तन में आई। जैसे प्राकृत भाषा पहली ईस्वी से जो उसका समय सीमा ठहरती है, वो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का जो कालखंड ठहरता है, वो प्राकृत भाषा का ठहरता है। प्राकृत भाषा में आपने देखा होगा कि जैन मुनि, जो जैन धर्म से संबंधित हैं, जितने भी साहित्य है, वो हमें प्राकृत भाषा के माध्यम से प्राप्त होता है। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां अब कई बढ़ गई थी। परिवर्तन के साथ साथ उनमें परिवर्तन हुआ, जिनमें मुख्य शोरसैनी, वैशाची, राचर, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी, जो ये भाषा दी गई हैं, ये इनको विस्तार से थोड़ा विस्तार से आगे मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं अपभ्रंश भाषा। सबसे पहले हमें संस्कृत भाषा प्राप्त होती है, क्योंकि जब हम संपर्क किसी से स्थापित करते हैं, तो सबसे पहले जब संपर्क हमने किसी से स्थापित किया होगा, तो कोई ना कोई संपर्क के रूप में हमने कोई दृश्य लिया होगा या कोई आकृति ली होगी। आकृति के बाद में हमें कोई शब्द या ध्वनि सुनाई दी होगी। ध्वनि के साथ साथ हम उसमें भी परिवर्तन आया। परिवर्तन के साथ साथ हमें जो भाषा प्राप्त हुई, कुछ ना कुछ जो शब्द निकले। जैसे कहा भी जाता है कि जब कोई तीस लगती है तो हमारे मुख से कुछ उच्चारण होता है। तो ऐसे ही उच्चारण हुआ, और उच्चारण होने के साथ साथ कोई शब्द हमारे मुख से अनायास ही प्रकट हुआ, और उसी को आगे परिवर्तन करते करते एक से दूसरे भाषा परिवर्तित होती रही। जैसे कि वैदिक संस्कृत से संस्कृत, संस्कृत के बाद में पाली, पाली के पश्चात प्राकृत, और प्राकृत के पश्चात अपभ्रंश भाषा हमें प्राप्त होती है। अपभ्रंश भाषा में 500 ईस्वी का जो इसका कालखंड ठहरता है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो कालखंड है,
वो हमें प्राप्त होता है। और इसमें इतना वृहद साहित्य हमें प्राप्त होता है कि आज हम उन्हीं के माध्यम से कहीं न कहीं जो हमारा जो हमारा अ, समाजशास्त्र है, वो हमें प्राप्त होता है। तो वो देखा जाए तो अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः 2 रूप मिलते हैं हमें। पहला है पश्चिमी और दूसरा है पूर्वी। इसके पश्चात यदि विभिन्न प्राकृतों की, यानी कि जब हम बात करते हैं कि बहुत सारे जब हमें प्राकृत भाषा की बात करते हैं, अगर हमें अपभ्रंशों का नाम ना लिया जाए या उनका अभाव हो, तो उनके अभाव के साथ में हम यहाँ पे जैसे मैंने लिखा भी है कि यदि विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंशों को किसी अन्य नाम के अभाव में प्राकृत नाम से भी अभिहित करें, यानी उनका अगर हम अपभ्रंश के नाम हमें ना मिले, तो हम अप प्राकृत से भी उनको अभिहित करते हैं। तो आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से हम मान सकते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे ये इसमें दिया गया है, मैंने अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं का या फिर उपभाषाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आपको दी है। यानी कि इन विवरणों से स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का जो उद्भव अपभ्रंश के शोरचैनी, अर्धमागधी और मागधी के रूप में हुआ है, वो किस प्रकार हुआ। देखिए, पहले अपभ्रंश की हम बात करते हैं और दूसरी तरफ मैंने आधुनिक भाषाएं या उपभाषाएं यहाँ पर दिखाई है। शोरचैनी, शोरचैनी में जब हम अपभ्रंश के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो अपभ्रंश की जो हम कह सकते हैं कि जो भाषा है वो शोरचैनी है। शोरचैनी के अंतर्गत जब हम उपभाषाएं या आधुनिक भाषाओं की बात करते हैं, तो उसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती, इन 4 भाषाओं को लेकर के बात करते हैं। और पश्चिमी हिंदी में भी 5 अलग भाषाएं हम लेते हैं आधुनिक युग में, जो आज का समय चलता है उसमें। लेकिन यहाँ पर आकर के हमें सिर्फ पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं। और राजस्थानी हिंदी तो आप सभी को पता होगा कि जो राजस्थान में मिली जुली हिंदी, जो वहाँ के शब्दों से बनी हिंदी है, उनको लेकर के हम बात करते हैं। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली जो हिंदी है या गुजराती क्षेत्र में बोली जाने वाली जो हिंदी है, हम उन सभी को यहाँ पर शोरचैनी के अंतर्गत लेकर के बात करते हैं। इनके पश्चात पैसाची, पैसाची में लहंदा और पंजाबी जो उनकी अपनी सब संपदा है या उनकी जो वर्णमाला है, उनके आधार पर हम पैसाची के अंतर्गत लहंगा या पंजाबी भाषा को लेकर के बात कर सकते हैं। इन आधुनिक भाषाओं के को लेकर के बात कर सकते हैं। इसी प्रकार ब्राचड़, ब्राचड़ में सिंधी भाषा को लेकर के केवल एक ही सिंधी भाषा है जो ब्राचड़ के अंतर्गत हम लेकर के बात करते हैं। उसी के पश्चात महाराष्ट्री, महाराष्ट्र क्षेत्र में, भारत का जो महाराष्ट्रीय क्षेत्र है महाराष्ट्र का, तो वहां पर जहाँ पे बम्बई, मुंबई ये आते हैं, वो पूरा पूरा जो पुणे, ये सारा महाराष्ट्रीय क्षेत्र। वहां पर जो बोली जाने वाली भाषा है वो मराठी। उसके पश्चात बात करते हैं मागधी, यानी उसकी जो क्षेत्र है, उसका जो उप क्षेत्र है, भाषाएं हैं, आधुनिक भाषाओं के अंतर्गत जब हम लेके बात करते हैं मागधी को, तो वो ठहरती है बिहारी भाषा, बांग्ला, उड़िया और असमिया। जब इन भाषाओं को, उपभाषाओं को लेकर के जब हम बात करते हैं, तो हम अपभ्रंश की मागधी के अंतर्गत बात कर रहे होते हैं। इसी प्रकार यदि जब हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी की, यानी कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो बोली जाने वाली हिंदी है, जो यहाँ पे आधुनिक भाषाओं के अंतर्गत आ रही है, वो तो अपभ्रंश के अंतर्गत आते हुए अर्ध मागधी में हम यहाँ पर उसको मानते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके पश्चात आधुनिक आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय। अभी आपने जितना भी ये देखा था, मैंने जो पीपीटी दिखाई है, उसके अंतर्गत आधुनिक आर्य भाषाओं से पहले भारतीय आधुनिक भाषाओं का उद्भव और विकास के अंतर्गत अब हम आधुनिक आर्य भाषाओं का एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर देखते हैं, जिनमें हमें जो भाषाएं मिलती हैं
उनको आपने देखा ही होगा कि सिंधी, पूर्वी पंजाबी, सिंगली या तथा माली, भीली, पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, मराठी, लहंदी, पहाड़ी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बंगाली, असमी और जिप्सी। ये जो भाषाएं हैं, इन आर्य भाषाओं को लेकर के हम बात करेंगे। इनका जो संक्षिप्त परिचय है वो अभी मैं देता हूँ। उससे पहले इनका जो नाम है, अगर आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रही है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये आधुनिक आर्य भाषाओं का एक संक्षिप्त परिचय है। आपको आपकी किताब में भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आप ही की सहायता आप ही के लिए यहाँ पर दिया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास। जिस किसी बच्चे के पास में किताब नहीं है वो यहाँ से देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं। हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट दैशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। यानी संस्कृत का जो हम मोटे रूप में, जैसे मैंने अभी पढ़ा है, पूरा पीपीटी लेकर के पढ़ाई है आपको, छोटे छोटे बताया हमने, उसके बारे में जानकारी। तो यहाँ पर उसका विस्तृत रूप यहाँ पर थोड़ा दिया गया है। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी और उस बोलचाल की भाषा का ही जो शिष्ट रूप, यानी जो मानक रूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है, एक वाङ्मय के रूप में प्रयुक्त होता है। और संस्कृत भाषा के भी दो रूप मिलते हैं। पहला, एक भाषा संस्कृत है, इसमें वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वमेध, कालिदास तथा आदि की रचनाएं इस संस्कृत काल के अंत तक मानक या परिशिष्ट भाषा तो एक थी, किंतु जो क्षेत्रीय 3 बोलियां विकसित हो चुकी थी, जिन्हें पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी तथा पूर्वी नाम से अभिहित किया गया। जैसे कि आप सभी को अभी मैंने बताया है, तो ये उसी के माध्यम से बात करें। तो बात कर रहे थे कि अभी तक जो संस्कृत की बोलचाल की जो भाषा थी, उसमें हमने 2 रूप माने संस्कृत के। पहला वैदिक संस्कृत और दूसरा था लौकिक संस्कृत या क्लासिक संस्कृत की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमें वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वमेध, कालिदास, माघ आदि की जो रचनाएं हैं, इस संस्कृत काल के अंत तक मानक या परिशिष्ट भाषा तो थी, किंतु क्षेत्रीय के भाषा के रूप में जो विकसित हुई, जिन्हें हम पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी तथा पूर्वी नाम से अभिहित किया जा सकता है। संस्कृत के पश्चात, यानी कि संस्कृत कालीन बोलचाल की जो भाषा थी, उसमें बहुत परिवर्तन आए और परिवर्तन आने के साथ साथ हमें 500 ईस्वी तक का इसका रूप प्राकृत नाम से अभिहित हुआ। उससे पहले हमें पाली पाली भाषा प्राप्त हुई, यानी कि जो 500 ईसा पूर्व के बाद में प्रयुक्त हुई थी, वो हमें 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक, यानी कि जिसमें बौद्ध ग्रंथ सारे हमें साहित्य त्रिपिटक आदि हमें प्राप्त होते हैं, उनका रूप मिलता है। वह इस बोलचाल की भाषा का ही एक शिष्ट या मानक रूप हम उसको मान सकते हैं। संस्कृत कालीन या हम कह सकते हैं उसके पश्चात इसमें परिवर्तन आया और उसमें 3 भाषाओं के पश्चात 4 भाषाएं, जैसे पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी, ये 4 भाषाएं इसमें जुड़ गई। उसके पश्चात 15 पहली ईस्वी से 15वीं ईस्वी 500 ईस्वी तक का जो कालखंड ठहरता है, उसे हम प्राकृत नाम से जानते हैं। इस कालखंड में जो बोलियां, जो क्षेत्रीय बोलियां थी, जिनमें मुख्य सौसैनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्र मागधी और अर्ध मागधी है, वो हमें शेयर होती है। प्राकृतों से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। यानी कि जब हम बात करते हैं अपभ्रंश की, तो अपभ्रंश में आपके प्राप्य अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः जो पश्चिमी और पूर्वी 2 ही भाषा रूप मिलते हैं, किंतु प्राकृत के मुख्यतः 5 क्षेत्रीय रूपों तथा आज की जो 10 भाषाएं, हम उसमें लहंदा,
पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। इन भाषाओं को जो आर्य भाषाएं हैं इनके बीच की अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी के क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के बीच में ही होगी, इससे कम नहीं हो सकती। इससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अपभ्रंश के सभी क्षेत्रीय रूपों का अपभ्रंश साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ। यदि विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंशों को किसी अन्य नाम से के अभाव में प्राकृत नामों से भी अभिहित करें तो आधुनिक आर्य भाषाओं का हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। इनमें जैसे अभी मैंने बताया था, सोरसैनी के अंतर्गत हमने जो आधुनिक भाषाएं ली वो थी सोरसैनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। उसके पश्चात पैशाची में लहंदा और पंजाबी, रायगढ़ में सिंधी, महाराष्ट्री में मराठी, मागधी में बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी के अंतर्गत हमारी पूर्वी हिंदी है, जिसको हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं एक हिंदी और मिश्रित भाषा के रूप में, यानी संपर्क भाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि आज हम हिंदी का जो रूप है वो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हम बात करते हैं। अभी जो हमने उपभाषाएं या आधुनिक भाषा की बात की, उनको अब सविस्तार हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो बात करते हैं हम सिंधी भाषा के ऊपर बात करते हैं। सिंधी भाषा 1947 से पूर्व भारत के सिंध प्रांत की भाषा थी, यानी कि जो भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था 1947 में, तो उसके बाद में इसमें बोलचाल वाले जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत हैं कुछ वहां चले गए, या और कुछ भारत के कच्छ क्षेत्र में जैसे अजमेर, मुंबई तथा दिल्ली आदि में है। हिंदी की अपनी लिपि है, उसका नाम है लंडा। किंतु अरबी के एक संशोधित रूप तथा गुरुमुखी लिपि, जो गुरुमुखी लिपि है, यानी पंजाबी में गुरुमुखी लिपि है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, वैसे ही पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, और गुरुमुखी लिपि ही यहाँ पर सिंधी में भी हम मान सकते हैं, इसका प्रयोग होता है। भारत में अब इसके लिए नागरी का भी प्रयोग हो रहा है। इसमें बिचौली, सिरेकी, लारी, झलेरी आदि 4-5 जो प्रधान बोलियां हैं, इन बोलियों में जो बिगोली है, जो आज वहाँ की साहित्यिक भाषा बन गई है, कच्छ द्वीप में बोली जाती है। इस पर गुजराती का प्रभाव बहुत अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंधी भाषा है वो गुजराती के कहीं ना कहीं निकट ठहरती है, समीप ठहरती है, और उसी के माध्यम से जो सिंधी भाषा है वो 1947 के बाद में, यानी जो सिंध प्रांत है कुछ पाकिस्तान और कुछ उसका हिस्सा भारत में भी हमें दिखता है, वहाँ के जो बोलने वाले लोग हैं वो सिंधी भाषा को बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं लहंदी के ऊपर। लहंदी बोली जो है ये पैशाची या के कई अपभ्रंश से पश्चिमी पंजाब या पाकिस्तान की हम बात कर सकते हैं, तथा पूर्वी पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा की हम बात कर सकते हैं, जिसमें पश्चिमी पंजाबी या लहंदा का विकास हुआ है। इस पर जब हम दर्द की बात करते हैं, दर्द शाखा है, उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। लहंदा, बिलाही, जटकी, हिंदी की या उच्ची भी इसी के नाम हम कह सकते हैं। लहंदा के जो कुछ नाम है, उपनाम हम कह सकते हैं इनके। तो ये लहंदा का जो शाब्दिक अर्थ पश्चिमी है, इसकी अपनी लिपि लहंदा है, किंतु यह प्राय फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। इसकी 4 बोलियां, पहला लहंदा, दूसरा मुल्तानी, तीसरा कोटवारी और चौथी धन्नी है। तो जब हम बात करते हैं लहंदे की, तो ये हमें पता चलती है कि जो पश्चिमी पंजाब है, जो कुछ कुछ पाकिस्तान में जा चुका है, उसमें ही लहंदी, और कुछ भारतीय प्रांत जो पंजाब में है उसमें लहंदी हम कहीं ना कहीं सुनने, पढ़ने या देखने को मिल जाती है। उसके पश्चात हम बात करते हैं पूर्वी पंजाबी की। पूर्वी पंजाबी या पंजाबी प्राचीन मध्य पंजाब की भाषा है। ये तो आप सभी को पता होगा कि जब हम पंजाबी की बात करते हैं तो सीधा सीधा हमें किस राज्य या प्रांत की बात कर रहे होते हैं,
हम पंजाब की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर पंजाबी जहाँ पर बोली जाती है उस क्षेत्र की बात कर रहे होते हैं। कैसाची या केकई से इसकी भी पैदाइश मानी जाती है, किंतु शोरशैनी का प्रभाव अधिक पड़ता है। पूर्वी पंजाबी पर शोरशैनी का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति टक यानी ट आधा क और पूरा क टक अपभ्रंश से भी मानते हैं। यानी कि जब हम भाषा को बोलते हैं, अपभ्रंश को लेकर के बोलते हैं, तो उसमें ज्यादातर शब्दों को हम एक आधा और एक पूरा यानी कि दो शब्दों को लेकर के हम बात करते हैं और उसी को लेकर के यहाँ पर टक अपभ्रंश से भी मानते हैं। अपभ्रंश जो है टक, दरद का भी इस पर कुछ प्रभाव है। इसकी भी लिपि लंडा है, किंतु अब इसका जो सुधरा हुआ रूप हम कह सकते हैं या गुरुमुखी जो व्यवहारिक आता है, उसमें इसकी प्रसिद्धि बोली डोगरी है, जो काकरी लिपि में भी लिखी जाती है। तो जो काकरी लिपि है, उसमें हम इस भाषा की प्रसिद्धि को देखते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं पहाड़ी हिंदी, यानी कि जब हम बात करते हैं खत की पहाड़ी हिंदी, तो पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली या हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में जहाँ पर एक पठार है, तो उस जगह पर बोली जाने वाली जो कुछ भाषाएं उसमें उसके अनुसार जो स्रोत है नहीं है, उनके अनुसार अपभ्रंश से पहाड़ी भाषाएं निकली, यानी कुछ नए मतों के अनुसार है वो सोचने से यहाँ पर हम पूर्वी पहाड़ी हिंदी को मान सकते हैं। इनकी लिपि नागरी है। इसके अंतर्गत 3 वर्ग हैं। पहला वर्ग पूर्वी पहाड़ी की प्रधान बोली नेपाली है, जो नेपाली कुमाऊनी आपने भाषा सुनी भी होगी, या चमोली क्षेत्र में जो बोली जाने वाली है, उत्तराखंड क्षेत्र में जो बोली जाने वाली जो भाषा है वो पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, या नेपाली भाषा में। नेपाली में खसफुरा या खुरखाली भी कहते हैं इसको, खस को, यानी पहाड़ी हिंदी। यह नेपाल की राजभाषा भी है। यह पहाड़ी के गढ़वाली और कुमाऊनी के 2 रूप हैं। पश्चिमी पहाड़ी में लगभग 20 बोलियां हैं, जिनमें चंबाली, जौनसारी, सिरभोरी आदि प्रमुख हैं। चंबाली की लिपि शेष से कुछ भिन्न है। सभी पहाड़ी बोलियों पर ऐतिहासिक कारणों से राजस्थानी का यथेष्ट प्रभाव है, यानी कि कहीं ना कहीं जो ये नेपाली है या पहाड़ी हिंदी है, उस पर भी राजस्थानी भाषा का कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई पड़ता है। और ये जो पहाड़ी भाषा की हम बात कर रहे हैं, ये हिमालय के निचले भाग में बोली जाती है। उसके पश्चात हम बात करते हैं सिंगली या माली भाषा की। सौराष्ट्र तथा आसपास की जो भाषा है उसमें हम सिंगली का संबंध मानते हैं। वहां से यह मालदीव, आपने माली का नाम सुना होगा, मालदीव में यह अपने बोलचाल के साथ में या परिवर्तित के साथ में, परिवर्तन के साथ में पहुंच गई। इसमें महाप्राण का अल्पप्राण हो गया तथा सभी ऊष्मों के स्थान पर तो जो शब्द अक्षर है उसको हम लेकर के बात करते हैं। सिंगली का प्राचीन रूप एलू है। इस पर मराठी का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर जो बताई गई है बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि महाप्राण जो शब्द होते हैं, जो अक्षर होते हैं, महाप्राण, उसका अल्पप्राण में अपने आप वहां पे परिवर्तन हो गया है। आपने देखा होगा, जैसे हम अ से अनार है ना, और एक आ से आम, तो आ जो है जिसमें हमें ज्यादा अपनी वायु वेग लगाना पड़ता है, उसमें ज्यादा हमें शक्ति लगानी पड़ती है, उसको महाप्राण कहते हैं। तो ये अनायास ही वहां पर जाकर अल्पप्राण यानी छोटा अ आदि में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम कहीं ना कहीं राजस्थान के आसपास मानते हैं और हिमालय के निचले स्तर पर इसको देखा गया है, बोली जाती है। चलिए, उसके बाद में हम बात करते हैं, हाँ, गुजराती। गुजराती तो आप सभी को पता होगा कि गुजरात प्रांत में बोली जाने वाली जो भाषा है, जो सोच यानी अपभ्रंश के नागर रूप में जो पश्चिमी रूप से इसका विकास माना जाता है, वहां पर बोली जाती है। यह गुजरात के काठियावाड़ और कच्छ में अधिक बोली जाती है।
और इसका लगभग 400 वर्ष पूर्व तक इसका और राजस्थानी का लगभग मिलता-जुलता रूप एक सा था और इसीलिए इसकी लिपि पुरानी नागरी से विकसित हुई है। यानी जो पुरानी जो नागरी लिपि है, उससे कहीं न कहीं विकसित इसका रूप माना गया है, जो लगभग 400 वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। उसके पश्चात बात करते हैं हम भीली बोली की। राजस्थान और गुजरात की जो सीमा रेखा है, यानी कि जो एक इन दोनों प्रांतों को जोड़ती है, वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, आस-पास में बोली जाने वाली जो बोली है, वो भीली राजस्थानी या गुजराती हम कह सकते हैं। इसका संबंध उन लोगों से या वहाँ से माना जा सकता है। चलिए, उसके पश्चात हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी। तोरसनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसमें कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली और ब्रज ये 5 बोलियां हैं। जैसा कि ऊपर अभी बताया था मैंने, अपभ्रंश की अलग भाषाएं थी और उनका जो आधुनिक भाषाएं या उपभाषाएं थी वो पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मैंने बताया था कि और 5 भाषाएं बोलियां हम इनके अंतर्गत मानते हैं, जिसमें कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली और ब्रज ये 5 बोलियां हम इनके अंतर्गत मानते हैं, जिनमें अंतिम 2 प्रमुख हैं। यानी कि खड़ी बोली जो अपने साहित्य रूप में हिंदी नाम से प्रसिद्ध है और भारत की राजभाषा है। इसका एक अरबी फारसी शब्दों से युक्त रूप उर्दू है, जो विशेष रूप से काव्य की दृष्टि से पर्याप्त नहीं, बहुत धनी, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा इसका विस्तार है। बहुत ज्यादा क्षेत्रों में लगभग भारत के लगभग सभी प्रांतों में हम हिंदी बोलते हैं और इन भाषाओं को लेकर के कहीं ना कहीं हम बात करते हैं, जो मिश्रित भाषा हम आज के समय की मिश्रित भाषा के रूप में हम इसका प्रयोग भी करते हैं। खड़ी बोली आदि के लिए नागरी लिपि का प्रयोग होता है। यानी खड़ी बोली में जो लिपि है, खड़ी बोली की जो खड़ी बोली हिंदी है, उसकी जो लिपि है हम देवनागरी मानते हैं और इसीलिए इसी में और उर्दू के लिए अरबी की लिपि जो है संशोधित रूप का है। हिंदी उर्दू का मिला जुला रूप हिंदुस्तानी कहलाता है। ये कहलाया तभी है क्योंकि जब उर्दू और अरबी फारसी और हिंदी का जो मिला जुला रूप है उसको हम हिंदुस्तानी भाषा के रूप में बोलते हैं। जब भी आप हिंदुस्तानी की बात करें तो आप वहां पर पाएंगे कि उर्दू के या अरबी फारसी के शब्द अधिक पाएंगे हिंदी के शब्दों के साथ। बहरहाल बात करते हैं हम पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो अर्धमागधी के अंतर्गत अपभ्रंश से हमें इसका विकास माना जाता है। अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियां हम लेकर के चलते हैं, जो इनका भी विकास हम इनकी जो लिपि मानते हैं वो भी नागरी लिपि ही मानते हैं। यानी कि बघेली आपको अवधि पता ही है। अवधि में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो रचना है, विश्व प्रसिद्ध रचना है, वो रचित है। तो वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही मानी जाती है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। उसके पश्चात हम बात करते हैं राजस्थानी की। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी, हाँ राजस्थान सोलसैनी के नागर अपभ्रंश के पूर्वोत्तर रूप से इसका विकास माना जाता है। यानी जो सोलसैनी है उसमें जो नागरी या नागर जो अपभ्रंश है उसके जो पूर्वोत्तर रूप है उसका वहां से इसका विकास माना गया है। इसमें हम जब बोलियों की बात करते हैं तो मारवाड़ी आ जाती, जयपुरी, जयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली, जयपुर प्रांत में बोली जाने वाली जो बोली है वो जयपुरी, मेवाती, मेवात क्षेत्र में बोली जाने वाली, मालवी, मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली। तो ये 4 बोलियां, यानी कि इसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आदि कई बोलियां इस हैं। इसका जो क्षेत्र है प्रमुख है राजस्थानी और लिपि इसकी नागरी या महाजनी मानी जाती है। इसके पश्चात हम बात करते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत हम मैथिली, मगही, भोजपुरी,
का यह वर्ग मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से उत्पन्न माना जाता है। बिहारी का क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, यानी उत्तर प्रदेश का जो पूर्व का क्षेत्र बिहार से लगा हुआ है, बिहार क्षेत्र है, वो सारा सारा वहां पर बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, वहां पर मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। लिपि नागरी, मैथिली तथा महाजनी है। इनकी जब हम लिपि की बात करते हैं तो वो नागरिक है या महाजनी को हम लेकर के बात करते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं बंगाली। मागधी अपभ्रंश यानी बंगाली का जो उद्भव है, हम उसकी जब बात करते हैं कि बंगाली का जो उद्भव है वो है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश के पूरी रूप से हम इसको उत्पन्न मानते हैं। इसके बोलने वाले भारत के बंगाल प्रदेश या बांग्लादेश में हम इसको बोलने वाले या बोली जाने वाली जो प्रांत है वो इनको मानते हैं, या तो बंगाल या बांग्लादेश, ठीक है, क्योंकि वहां पर अधिक बोली जाती है। उसके पश्चात उड़िया। उड़ीसा प्रांत की यह भाषा है। इसकी लिपि पुरानी नागरी से निकलती है, किंतु द्रविड़ प्रभाव के कारण बहुत कठिन हो गई है। राजनीतिक कारणों से इसमें तेलुगु और मराठी शब्द पर्याप्त मिलते हैं, यानी कि इसका जो मिला जुला रूप है हम कह सकते हैं वो तेलुगु और मराठी शब्द अधिक मिलते हैं उड़िया भाषा में, क्योंकि इसको बोलने या इसको इस्तेमाल करने के, इसको प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इसके शब्द और इसकी जो लिपि है वो बहुत कठिन है, क्योंकि द्रविड़ का इसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव है और राजनीतिक कारणों से इसमें आना जाना जो व्यक्ति का एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जब जाते हैं तो वहां पर तेलुगु और मराठी शब्द पर्याप्त मिलते हैं। उसके पश्चात असमी भाषा की हम बात करते हैं, जो असम क्षेत्र है, वहां पर असम क्षेत्र में बोली जाने वाली, असम प्रांत में बोली जाने वाली या पूर्वोत्तरी हम रूप उसका कह सकते हैं, यानी कि मागधी पूर्वोत्तरी रूप से विकसित असम प्रांत की भाषा हम इसको मान सकते हैं। इसकी लिपि बांग्ला से कुछ ही भिन्न है, यानी बांग्ला की अगर हम बात करें कि बांग्ला और असम इसमें थोड़ा थोड़ा रूप मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से हम इसको नहीं मानते। अगर पूर्ण रूप से मानते तो कहीं वो या तो बांग्ला हो जाती या असमी हो जाती, लेकिन जैसे ही जब उनमें परिवर्तन है तो हम इनको अलग अलग ही प्रयोग करते हैं। तो असमी में 1961 की जो गणना के अनुसार इसमें बोलने वाले जो लोग थे वो कम से कम 48 लाख माने गए 1961 में। आज की संख्या में तो लगभग काफी हो सकता है, इसकी संख्या बहुत अधिक है। मराठी। मराठी भाषा आप सभी को पता है, मराठी भाषा हम बम्बई महाराष्ट्री अपभ्रंश से निकलती है और इसको बोलने वाली जो लोग हैं वहां पर मराठी, कोंकणी मराठी की एक बोली है, जिसे अब लोग अलग भाषा मानने के पक्ष में, यानी कि जो इसकी लिपि है वो नागरी है मराठी की। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से इसका उद्भव माना गया है। और कोंकणी मराठी, जो मराठी का एक रूप है कोंकणी, कोंकण राज्य प्रांत है, उसके अंतर्गत हम इसको मानकर चलते हैं। जिप्सी ये भी एक भाषा है, इसके अंतर्गत हम भारत के कुछ खाना बदोश जो आदि दूसरी सदी के लगभग यहाँ से पश्चिम चले गए जो लोग हैं उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसको जिप्सी भाषा के रूप में हम देखते हैं। और जो आज एशिया के या यूरोप, अफ्रीका तथा अमेरिका के अनेक भागों में इस भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इनकी भाषा भारतीय आर्य भाषा है, यद्यपि शब्द समूह पर बाह्य प्रयोग अधिक इसका हमें मिलता है। और ये लोग हबड़ी, उबड़ी या रोमानी यानी हिंदी जो डोम भाषा कहलाती है, हम उसके अंतर्गत इसको मान करके चलते हैं। तो जब हम हिंदी आर्य भाषा की बात करते हैं या हम आधुनिक भाषाओं की बात करते हैं, भारतीय आर्य भाषाओं की बात करते हैं, तो उसका जो उद्भव है वो हमें कहीं ना कहीं
जब हम उसकी परिवर्तित रूप देखते हैं तो शुरुआत हमें प्राचीनतम रूप उसका वैदिक संस्कृत से मानते हैं, और वैदिक संस्कृत में हमें अपने उपनिषद, अपने वेद आदि हमें प्राप्त होते हैं। तो वेद आदि जब हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं के अंतर्गत हम इनको लेकर के बात करते हैं। जैसे संहिताएं, हम संहिता को लेकर के बात करते हैं। संहिता, ब्राह्मण या उपनिषद, जब हम इनको लेकर के बात करते हैं वैदिक साहित्य या संस्कृत साहित्य के अंतर्गत, वैदिक साहित्य के अंतर्गत जब हम बात करते हैं इनको लेकर के, तो इसमें संहिता या उसको विभाग भी कहते हैं, उसमें ऋक संहिता या यजु संहिता और साम संहिता और अथर्व संहिता, इन चार संहिताओं को लेकर के हम बात करते हैं। और महत्व की दृष्टि इसमें यह है कि जो ऋक संहिता है, जो हम ऋग्वेद हम कह सकते हैं, ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उसको लेकर के हम बात करते हैं, तो वहां पर सबसे प्रमुख है, ऋक का शाब्दिक अर्थ है स्तुति के अवसरों, किसी की स्तुति यानी ईश्वर की स्तुति करना होता है ऋक का अर्थ। और ऋग्वेद में 10 मंडल हमें प्राप्त होते हैं, और उसमें जो सूक्त हैं, उसमें जो श्लोक हैं वो 1028 सूक्त, यानी कि जो उसमें ऋचाएं हैं वो 10,580 ऋचाएं हम उसमें मान सकते हैं। इसमें इसके जो सूक्त हैं प्राय यज्ञ के अवसरों पर इसको हम पढ़ते हैं, यानी कि जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तो उसके अंतर्गत हम इसको मान करके चलते हैं, हम वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं संहिताओं के बाद में, तो ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की जो व्याख्या की गई है, प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण माने गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और इसमें ऋग्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव और पंचविश ब्राह्मण आदि प्रमुख ठहरते हैं। तो जैसे कि आपने देखा भी होगा या पढ़ा होगा, शुक्ल यजुर्वेद का सप्तक ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण और अन्य ग्रंथों के रूप में ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके पश्चात जब हम उपनिषद की बात करते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथों के जब हम अंतिम भाग को देखते हैं या अंतिम भाग को मानते हैं, हम उसको उपनिषद के रूप में प्रसिद्धि उसकी पाते हैं। इन वैदिक मनुष्यों के आध्यात्मिक और पारमार्थिक जो चिंतन के दर्शन होते हैं, उपनिषदों की संख्या लगभग 108 बताई गई है, किंतु आज के जो संदर्भ में हम बात करें तो हमें केवल 12 उपनिषद ही प्राप्त होते हैं, जिसमें इनकी संख्या 12 है। और इसमें जैसे आपने देखा होगा, ईश उपनिषद, कैन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, है ना, ऐतरेय उपनिषद, छांदोक्तिय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, पांडुक्य उपनिषद आदि उपनिषद या श्वेताश्वेतर उपनिषद आदि उपनिषद यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। वैदिक संस्कृत की कुछ विशेषताएं हम बात कर सकते हैं, वैदिक संस्कृत की विशेषताओं पर। तो सबसे पहले तो ये योगात्मक, जो वैदिक संस्कृत है वो शिष्ट योगात्मक है। दूसरा, वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक और बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद हैं। जब हम बलाघात की बात करते हैं, जो आज हिंदी में बलाघात है, वो वैसे नहीं थे, परिवर्तित रूप आज उपलब्ध होता है। लेकिन जो वैदिक संस्कृत में या संस्कृत में हमें प्राप्त होता है बलाघात का रूप, वो हमें संगीतात्मक और बलात्मक दोनों रूप में वहां पे प्राप्त होता है। तीसरी उसकी विशेषता कह सकते हैं हम कि वहां पर जो वचन है, लिंग है, स्त्रीलिंग के 3 रूप हमें लिंग के प्राप्त होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ये 3 लिंग हमें वहां पर देखने को मिलते हैं जब हम भाषा की बात करते हैं। 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में जो लिंग है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, केवल इन्हीं को हम आज लेकर के बात करते हैं। नपुंसकलिंग जो है वो वहां पर आज समाप्त हो चुका है। और इसी प्रकार वचन में देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीनों का प्रयोग आज भी वैसा ही किया जा रहा है। 3 वाच्यों का प्रयोग होता है वैदिक संस्कृति में, हो रहा था, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 8 विभक्तियां थी
विभक्ति कारक चिन्ह जो हमें एक शब्द से जोड़ करके या पूरी वाक्य के अंतर्गत हमें जो कारक चिन्ह या विभक्तियों का इस्तेमाल करते हैं उनको हम कारक चिन्ह कहते हैं। जो कर्ता यानी कि जो करने वाला है, कुछ कार्य करता है। राम ने खाना खाया, तो किसने खाना खाया? राम ने, यानी कर्ता कौन है? राम है। तो ने जो बीच में आया, खाना किसने खाया? राम ने। तो वो जो ने है वो कारक चिन्ह। तो यहाँ पर विभक्ति के रूप में या कारक चिन्ह के रूप में 8 विभक्तियों का प्रयोग होता था, जैसे जिनमें कर्ता, संबोधन, कर्म, कर्ण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण का प्रयोग मिलता था। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप यानी आत्मने और पत्नी 2 पदों में चलते थे। ठीक है? तो ये सभी कुछ जब हम बात करते हैं तो आचार्य भोलानाथ तिवारी जो आपकी पुस्तक में भी दिखाई देता है, जो आपकी पुस्तक है एसएल के द्वारा, तो वहां पर भी जो पहला आपका पाठ है जो हमने शीर्षक आज लिया है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, तो उसमें भी भोलानाथ तिवारी से यहाँ पर कुछ लिया गया है उनसे, उनकी पुस्तक से, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर बात हो रही है। उसी के पश्चात जब हम बात करते हैं पाली की, यानी कि संस्कृत और वैदिक संस्कृत की बात के बाद में हम बात करते हैं पाली भाषा की। पाली भाषा का अर्थ आपको पता ही होगा कि बुद्ध वचन, जैसे कि मैंने पहले बताया था, उसके अंतर्गत आने वाली जो बौद्ध की जो रचनाएं हैं या जो ग्रंथ है वो हमें पाली भाषा के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। उसमें त्रिपिटक है, तो उसमें जितना भी, और उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है बुद्ध वचन, यानी कि सत्य वचन। ऐसे ही पाली में यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। पाली ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना मिलती है, पाली में, राइट। और जैसे त्रिपिटक में पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। ये बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में के उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कुमार महेंद्र त्रिपिटकों के साथ श्रीलंका में, यानी जब पाली भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक सम्राट के जो पुत्र हैं महेंद्र, उनको श्रीलंका भेजा गया त्रिपिटक जो ग्रंथ है उनको लेकर। इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है विस्तार से, लेकिन आपको त्रिपिटक का ध्यान रखना चाहिए कि पाली के अंतर्गत हमें त्रिपिटकों को लिया जाता है, यानी बौद्ध वचन को लिया जाता है। विनय पिटक, ऐसे ही पाली भाषा की 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं। पहला है कच्चानन व्याकरण, मोगलान व्याकरण और तदनीति व्याकरण। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 जो व्याकरण हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हम बात करते हैं प्राकृत। जब हम प्राकृत का परिवर्तित रूप देखते हैं, यानी प्राकृत हमें समाप्त हो रहा था उसका कालखंड, उसके पश्चात हमें वहां पर प्राकृत भाषा प्राप्त होती है। प्राकृत का जो रूप है वो है अभिलेखी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत। इसके अधिकांश लेख जो शिला के रूप में हमें मिलते हैं या फिर शिलालेखी प्राकृत के रूप में हम उसको मानते हैं। जो उसका द्वितीय रूप है, उसको द्वितीय प्राकृत के रूप में हम कहते हैं, वो है मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। प्राकृत की उत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं। पहला, प्राकृत प्राचीनतम जन भाषा है, यानी कि आम सामान्य लोगों की बोलचाल की जो भाषा थी उस समय वो प्राकृत थी। प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है। नमी साधु ने इसका निर्वचन करते हुए लिखा है, प्राक पूर्वकृतम प्राकृतम, अर्थात प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ, जिसका अर्थ है पहले की बनी हुई, यानी कि जो भी भाषा है या जो भी वस्तु पहले की बनी हुई है उसको हम प्राकृत कहते हैं। जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम प्राकृत। नाम प्राकृत से आगंत है
प्राकृतम, यानी नामी साधु ने काव्य अलंकार की जो टीका लिखी उसमें हम प्राकृत को देखते हैं, उसका प्राकृत का कुछ छुटपुट हमें रूप वहां प्राप्त होता है। तो प्राकृत की कुछ उत्पत्ति हमें कैसे हुई, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस मत की पुष्टि करने के लिए कुछ विद्वान हैं, उनकी उनकी उनके द्वारा कुछ उक्तियां बोली गई। प्रकृति है संस्कृतम तत्र भव्य भव्यम तत् आगंतुम प्राकृतम, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वही प्राकृत है। ये आचार्य हेमचंद्र द्वारा कही गई, उनके द्वारा उक्ति। तो इन्हीं के साथ हम देखते हैं कि प्राकृत के अंतर्गत हम कुछ द्वितीय प्राकृत को साहित्य प्राकृत भी कहते हैं। इनके अंतर्गत हम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत या 7 गौण विभाषा की चर्चा की है इन्होंने। पहला मुख्य प्राकृत में हम मागधी को लेते हैं और गौण भाषा के रूप में हम साबरी को लेकर के बात करते हैं। साबरी विभाषा या बोली कह देते। अवंतिजा मुख्य प्राकृत थी, अवंतिजा, और उसकी जो विभाषा थी वो थी आधेरी। ऐसे ही मुख्य प्राकृत की प्राच्य और इसकी गौण विभाषा थी चांडाली। ऐसे ही मुख्य प्राकृत थी सूरसैनी, जिससे सूरसैनी कहा जाता है आज, उससे उसकी जो विभाषा थी वो थी सचित। और अर्धमागधी मुख्य प्राकृत थी, उसकी जो विभाषा थी वो थी द्राविड़ी। और मुख्य प्राकृत बाहिली और उसका जो गौण विभाषा थी वो थी उदरजा। ऐसे ही दक्षिणात्य यानी महाराष्ट्री, हम महाराष्ट्री की बात करते हैं तो वो उसकी जो विभाषा है वो है वनेचरी, उनकी बात करते हैं। ऐसे ही मुख्य प्राकृत भाषा है दक्षिणात्य, तो या फिर हाँ, इनको लेकर के हम बात करते हैं। इसके पश्चात जब हम सूरसैनी या फिर हम बात करते हैं अपभ्रंश की, तो अपभ्रंश के अंतर्गत यानी कि जब प्राकृत का परिवर्तित रूप हमारे सामने आया तो अपभ्रंश के रूप में आया। अपभ्रंश यानी तृतीय प्राकृत। अब अपभ्रंश जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बीच की कड़ी हम उसको मान करके चलते हैं। यानी कि जो आर्य भाषा है वो प्राकृत आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषाओं के मध्य की कड़ी हम अपभ्रंश को मान के चलते हैं। इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा भी कहा है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पंतजलि के महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया है। यानी कि जब हम बात करते हैं कि अपभ्रंश का एक अर्थ क्या होना चाहिए, तो जो भाष्यकार हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने अपभ्रंश को अपशब्द के रूप में परिवर्तित किया है। अपभ्रंश के सबसे प्राचीनतम उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट भाषा कहा गया है। विभ्रष्ट कहा गया यानी उसका कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ रूप हम उसको मान करके चलते हैं। भाषा का या हिंदी का जो बिगड़ा हुआ रूप या प्राकृत का हम कहीं ना कहीं जो बिगड़ा हुआ रूप मानते हैं वो अपभ्रंश को लेकर के बात करते हैं। इसी प्रकार इसमें जब हम अपभ्रंश की ध्वनियों की बात करते हैं तो इसमें ह्रस्व दीर्घ हो जाते हैं। जैसे कुछ स्वर हैं ह्रस्व स्वर अ ई उ ए ओ और दीर्घ स्वर आ ई उ ए औ। तो ये जो स्वर हैं 10 स्वर हैं और व्यंजन हैं कंठ्य के अंतर्गत 4 हैं, क ख ग घ। ऐसे ही ये परिवर्तित रूप में आज उस समय 30 थे जो आज बदलकर 33 हो गए कहीं ना। आधुनिक आर्य भाषा, अच्छा, अब इसका जो एक हम रूप मानते हैं अपभ्रंश का, उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं। अपभ्रंश को उकार यानी कि बहुला भाषा कहा गया है। दूसरा, अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होने लगा था। अब यानी कि जब विभक्ति कारक चिन्हों की हम बात करते हैं तो उनको
ज्यों का त्यों ना लेकर के उनको स्वतंत्र रूप में इस्तेमाल होने लगा। तीसरा, अपभ्रंश में दो वचन, एक वचन और बहुवचन को लेकर के ये जो द्विवचन था, तीन वचन जैसे संस्कृत में बात कर रहे थे, वैदिक संस्कृत में या संस्कृत में तीन वचन थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहाँ पर अपभ्रंश में परिवर्तन होते होते द्विवचन का लोप हो गया और केवल एक वचन और बहुवचन ही रह गए और दो ही लिंग रह गए, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कहा जाता है। अपभ्रंश को अवहट का ही परिवर्तित या परवर्ती उसका रूप हम कह सकते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भी अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट कहा है। तो अवहट को ही हम अपभ्रंश भाषा मानते हैं। अच्छा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है, क्योंकि इससे पहले, हिंदी से पहले या आधुनिक आर्य भाषाओं से पहले हमें अपभ्रंश भाषा ही प्राप्त होती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण हमें 1880 में देखने को मिलता है, जो आर हार्ले हैं उनके द्वारा इन्होंने किया था, जो जिस प्रकार यानी कि पूर्वी गोडियन, जिसमें पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी और उड़िया हम लेकर के बात करते हैं। दूसरा, पश्चिमी गोडियन यानी कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी, इनको लेकर के हम बात करते हैं। उसके पश्चात उत्तरी गोडियन, गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी, इसके अंतर्गत लेकर के बात करते हैं। उसके पश्चात हम जब बात करते हैं दक्षिणी गोडियन, उसके अंतर्गत हमें सिर्फ मराठी भाषा को लेकर के ही बात करते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी डॉक्टर चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्य भाषा, जब हम भोलानाथ तिवारी के अनुसार भी कुछ ऐसी है, सोशनी मध्यवर्ती है, उसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, जो मैंने अभी आपको पीपीटी के माध्यम से आपको दिखाया, वो बिल्कुल यही है। ठीक है, उसमें प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की कुछ विशेषताएं बताई गई, जैसे सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु शब्द से। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोलने वाली जो लोग हैं या बोली है, वहां बोली जाती है। दोनों तट पर, एक किनारे से दूसरे किनारे पर बोली जाने वाली जो सिंधु नदी के किनारों पर बोली जाने वाली थी, उसको सिंधी बोला गया, सिंधु बोले। तो सिंधी की उत्पत्ति, सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है, किंतु यह गुरुमुखी लिपि के अंतर्गत हमें या फारसी लिपि में देखने को मिलती है। इसी के पश्चात लहंदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला, असमी और उड़िया, इस प्रकार हमें ये देखने को मिली। तो उसके पश्चात जब हम बात करते हैं, उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि ठहरती है, ब्राह्मी उत्तरी शैली से इसका हम विकास मानते हैं। तो ये हुई हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बात। जब हम आर्य भाषाओं की बात करते हैं या आधुनिक भाषाओं की बात करते हैं, तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो उद्भव विकास है, वो हम कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृत से लेकर के और अपभ्रंश से होते हुए आज हिंदी में जो हमें रूप मिलता है, मिश्रित हिंदी का रूप मिलता है, या खड़ी बोली के रूप में जो हमें हिंदी मिलती है, वो आज इस प्रकार प्रयुक्त होती है। तो जाहिर है, जैसा जो आपको समझाया, पूरा पाठ हमने बताया है, उसके माध्यम से हिंदी में आधुनिक हिंदी भारतीय आर्य भाषाओं की हम बात करी, उसका उद्भव और विकास आपकी समझ में आया होगा, या मैं पूर्ण रूप से उसको समझाने में कारगर हुआ। तो आज इतना ही।